बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाफ़िज़ असदुल्ला और आप देख रहे हैं स्मार्ट लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, ख़ास तौर पर उन तमाम उम्मीदवारों के लिए जो बलूचिस्तान के सरकारी स्कूलों में BPS 17 के सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी SST की एडाक बुनियादों पर भर्ती के मुंतज़िर थे। बलूचिस्तान हुकूमत के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 10 अगस्त 2026 को एडॉक रिक्रूटमेंट BPS 17 टीचिंग स्टाफ पॉलिसी 2026 जारी कर दी है। और आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि भर्ती हो रही है, बल्कि हम पूरा मैकेनिज़्म समझेंगे कि भर्ती किस बुनियाद पर होगी, कौन अप्लाई कर सकता है, उम्र कितनी होनी चाहिए, किन मज़ामीन में पोस्ट्स है, मेरिट कैसे बनेगा, 50% का क्या मतलब है, क्या टेस्ट होगा, क्या इंटरव्यू होगा, यूनियन कौंसल का क्या किरदार है, BSc वालों को कब मौका मिलेगा, MPhil और PhD के कितने इजाफी नंबर्स होंगे और सिलेक्शन के बाद तनख्वाह, छुट्टी, तबादला और रेगुलराइजेशन का क्या होगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक पॉइंट आपके लिए बहुत अहम है। सबसे पहले समझते हैं कि ये भर्ती क्यों की जा रही है। हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक सूबे के सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमले की कमी को पूरा करने और तालीमी सरगर्मियों का तसलसल बरकरार रखने के लिए खाली असामियों के खिलाफ एडॉक बेसिस पर असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। ये पोस्ट्स BPS 17 टीचिंग कैडर यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर SST के होंगे। यहाँ एक बहुत अहम बात समझ लें, ये मुस्तकिल या रेगुलर भर्ती नहीं है, ये सिर्फ एडॉक अपॉइंटमेंट है। यानी आपको एक मखसूस मुद्दत के लिए खाली पोस्ट के खिलाफ मुकर्रर किया जाएगा। अब आते हैं असल रिक्रूटमेंट मैकेनिज़्म की तरफ। फ़र्ज़ करें कि किसी ज़िला के एक सरकारी हाई स्कूल में SST साइंस की एक पोस्ट खाली है, तो सबसे पहले इस खाली पोस्ट को मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी DEO वेरीफाई करेगा। इसके बाद इस वैकेंसी को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर यानी DAO अथेंटिकेट करेगा। यानी हर खाली पोस्ट पर अपनी मर्जी से भर्ती नहीं होगी, बल्कि वैकेंसी का क्लियर और वेरीफाइड होना ज़रूरी है। इसके बाद ज़िले की सतह पर वैकेंसी स्टेटमेंट तैयार होगी। इस वैकेंसी स्टेटमेंट में बताया जाएगा कौन सा स्कूल है, किस जेंडर के लिए है, कौन सी कैटेगरी है, कौन सा सब्जेक्ट है और कितनी वैकेंसीज मौजूद है। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट कैसे बनेगा? हर ज़िले की जेंडर वाइज, स्कूल वाइज और कैटेगराइज वाइज वैकेंट स्टेटमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। इसके अलावा मुतल्लिका ज़िला की तरफ से मकामी और कौमी अखबारात में भी एडवर्टाइज शाये किया जा सकता है। इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक पोस्ट पर इन्हिसार न करें, बल्कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ज़रूर देखें। अब सबसे अहम सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है? पॉलिसी के मुताबिक कम अज़ कम उम्र 21 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 55 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। उम्र का तयन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक किया जाएगा। और यहाँ एक अहम बात है, एज कट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख पर होगी, यानी उम्र चेक करने के लिए एप्लीकेशन के आखिरी तारीख को बुनियाद बनाया जाएगा। अब सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन समझे। सबसे पहले ST साइंस की पोस्ट के लिए उम्मीदवार के पास 4 साल BS फिज़िक्स, BS केमिस्ट्री, BS बॉटनी या BS ज़ूलॉजी होना चाहिए, या मुतल्लिका सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और नंबर 2, इसमें जो SST मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के लिए 4 साल BS मैथमेटिक्स, BS स्टेटिस्टिक्स या मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स या मास्टर डिग्री इन स्टेटिस्टिक्स, या इसी तरह बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग यानी BE वाले उम्मीदवार हो सकते हैं, बशर्ते कि वो पॉलिसी के मुतल्लिका क्वालिफिकेशन पर पूरा उतरते हो। नंबर 3, SST इंग्लिश के लिए 4 साल BS इंग्लिश या मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश ज़रूरी है। अब BSc वालों के लिए बहुत अहम बात, पॉलिसी में कहा गया है कि अगर किसी मखसूस यूनियन काउंसिल में साइंस या मैथमेटिक्स के लिए BS MSc उम्मीदवार दस्तियाब न हो, तो इस ज़िले के मुतल्लिका तहसील से रेलिवेंट सब्जेक्ट में BSc रखने वाले उम्मीदवारों को कंसीडर किया जा सकता है। यानी BSc उम्मीदवार हर जगह पहले नंबर पर एलिजिबल नहीं होगा। इसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में BS MSc उम्मीदवार दस्तियाब न हो। ये एक बहुत अहम डिस्टिंक्शन है। अब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अहम बात है, पॉलिसी के मुताबिक ख़वातीन उम्मीदवार बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के मिडल आई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में मौजूद वैकेंसीज़ के खिलाफ अप्लाई कर सकती है। यानी फ़ीमेल कैंडिडेट सिर्फ गर्ल्स स्कूल तक महदूद नहीं है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, मेरिट कैसे बनेगा। ये पूरी रिक्रूटमेंट का सबसे अहम हिस्सा है। पॉलिसी के मुताबिक 100 मार्क्स टोटल मेरिट के होंगे, और सबसे अहम बात, कोई टेस्ट नहीं होगा और कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा। यानी ये रिक्रूटमेंट बुनियादी तौर पर आपके एजुकेशनल क्रीडेंशियल्स मार्क पर होगी। अब सवाल ये है कि 100 मार्क्स कैसे बनेंगे। चले एक आसान मिसाल से समझते हैं। मेरिट फार्मूला
सबसे पहले जो मैट्रिक के मार्क्स है 20 और इंटरमीडिएट के 20 मार्क्स, इसी तरह आपका जो रेलिवेंट बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री है उसके लिए 50 मार्क्स है, यानी यहाँ तक 90 मार्क्स बनते हैं। अब बाकी जो 10 नंबर है वो हायर क्वालिफिकेशन के लिए रखा गया है। अगर आपके पास रेलिवेंट सब्जेक्ट में एमफिल या एमएस हो तो 5 एडिशनल नंबर आपको मिलेंगे, और अगर रेलिवेंट सब्जेक्ट में पीएचडी है तो आपको 10 एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एमफिल और पीएचडी दोनों के नंबर जमा करके 15 नहीं की जाएगी। पॉलिसी के मुताबिक मैक्सिमम एडिशनल मार्क्स 10 तक होंगे, यानी एमफिल 5 और पीएचडी 10। लेकिन अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आपके सिर्फ पीएचडी के मार्क्स काउंट होंगे। अब 50% वाली शर्त समझे। यहाँ बहुत से उम्मीदवार कंफ्यूज हो सकते हैं। पॉलिसी के मुताबिक जिस उम्मीदवार के एग्रीगेट 50 मार्क फीसद या इससे ज़्यादा होंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसिडरेशन के लिए एलिजिबल होगा। यानी सिर्फ क्वालिफिकेशन होना काफ़ी नहीं, बल्कि पॉलिसी के मुकर्रर कैलकुलेशन के मुताबिक कम अज़ कम 50% एग्रीगेट हासिल करना ज़रूरी है। इसके बाद कैंडिडेट्स को मार्क्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला उम्मीदवार ऊपर होगा, फिर उससे कम मार्क्स वाला, फिर उससे कम। एक मिसाल से समझे। फर्ज करें 3 उम्मीदवार है। कैंडिडेट ए के 82 मार्क्स है, कैंडिडेट बी के 76 मार्क्स है और कैंडिडेट सी के 68 यानी 68 मार्क्स है। तो मेरिट लिस्ट में तरतीब होगी पहले है, फिर बी, फिर सी। यहाँ टेस्ट या इंटरव्यू के नंबर शामिल नहीं होंगे क्योंकि पॉलिसी के मुताबिक टेस्ट और इंटरव्यू नहीं होगा। अगर 2 उम्मीदवारों के बराबर नंबर हो तो ये भी पॉलिसी में वाज़ह किया गया है। अगर 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स बराबर हो तो ज़्यादा उम्र वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। मसलन कैंडिडेट ए के 75 मार्क्स है और कैंडिडेट बी के भी 75 मार्क्स है। अगर बी उम्र में ए से बड़ा है तो बी को प्रेफरेंस मिलेगी। अब यूनियन काउंसिल का पूरा मैकेनिज्म समझे। ये रिक्रूटमेंट आम प्रोविंशियल मेरिट पर नहीं बल्कि लोकल एरिया स्ट्रक्चर के मुताबिक होगी। रूरल एरियाज में मेरिट लिस्ट यूनियन काउंसिल वाइज तैयार होगी, यानी अगर किसी यूसी में वैकेंसी है तो इस यूसी के एलिजिबल कैंडिडेट्स की मेरिट देखी जाएगी। अर्बन एरियाज में मेरिट लिस्ट म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बुनियाद पर तैयार की जाएगी। अगर यूनियन काउंसिल में कोई कैंडिडेट एलिजिबल न हो, ये भी बहुत अहम पॉइंट है। अगर मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में कोई ऐसा एलिजिबल कैंडिडेट मौजूद नहीं जो पॉलिसी के मुताबिक 50% एग्रीगेट हासिल करता हो तो मेरिट लिस्ट तहसील वाइज तैयार की जा सकती है। यानी मैकेनिज्म कुछ इस तरह समझे। पहले यूसी, अगर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला तो फिर तहसील लेवल पर कैंडिडेट को कंसीडर किया जाएगा। अगर एलिजिबल कैंडिडेट दस्तयाब न हो तो वैकेंसी को दोबारा एडवर्टाइज किया जाएगा। यानी हर वैकेंसी लाजमी तौर पर किसी कैंडिडेट को नहीं दी जाएगी अगर पॉलिसी के मुताबिक एलिजिबल कैंडिडेट मौजूद न हो। अब एप्लीकेशन सबमिशन का तरीका समझते हैं। कैंडिडेट प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म हासिल करेगा। ये फॉर्म मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी डीईओ ऑफिस से लिया जा सकता है या डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए डीईओ ऑफिस में सेपरेट काउंटर्स कायम किए जाएंगे। एप्लीकेशन कैंडिडेट को खुद जाकर सबमिट करनी होगी और एप्लीकेशन के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कापीज भी जमा करानी होती हैं। एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद क्या होगा, यहाँ एक और अहम मैकेनिज्म है। जब कैंडिडेट एप्लीकेशन सबमिट करेगा तो रिसीविंग डेस्क से इसे एक रिसिप्ट दी जाएगी। इस रिसिप्ट पर कैंडिडेट की डिटेल्स, अप्लाइड पोस्ट, यूनियन काउंसिल और एप्लीकेशन सबमिशन की डेट और टाइम दर्ज होंगी। इस रिसिप्ट को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। अब मेरिट कौन बनाएगा? रिक्रूटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी यानी डीआरसी बनाई जाएगी। इस कमेटी में चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होगा और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेंबर सेक्रेटरी होगी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन फीमेल मेंबर, एड या प्रिंसिपल कंसर्न स्कूल टीचर वो भी मेंबर होगा, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर मेंबर शामिल होंगे। यानी रिक्रूटमेंट सिर्फ एक शख्स के हाथ में नहीं होगी बल्कि डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी के जरिए प्रोसेस किया जाएगा। डीआरसी का असल काम क्या होगा? डीआरसी वैकेंसीज के मुताबिक कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस देखेगी, डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफिकेशंस को पॉलिसी के मुताबिक कंसीडर करेगी, मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, एलिजिबल कैंडिडेट्स को मार्क्स के मुताबिक अरेंज किया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज होगी। मेरिट लिस्ट कहाँ लगेगी? फाइनल मेरिट लिस्ट को
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट और डीईओ ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले किया जाएगा। इसलिए कैंडिडेट्स को अगर मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल सोर्सेज देखने चाहिए। ये कमेटी मुतलका डिवीजनल कमिश्नर के तहत नोटिफाइड होगी और जेन्युइन ग्रीवियंस को पॉलिसी के मुताबिक देखेगी। सिलेक्शन के बाद भी एक अहम मरहला बाकी है। डीआरसी के रिकमेंडेशन फॉरम फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं बन जाती। डीआरसी की फाइनल रिकमेंडेशन स्कूल वाइज प्लेसमेंट के साथ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से अप्रूवल के लिए भेजी जाएगी। इसके बाद सेक्शन ऑफिसर सर्विसेज हर जिले की कंबाइंड नोटिफिकेशन जारी करेगा। पॉलिसी में वाज़ेह किया गया है कि किसी कैंडिडेट के लिए अलग से सोलो नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। अब सेलेक्टेड कैंडिडेट को कहाँ लगाया जाएगा ये भी बहुत अहम है। कैंडिडेट को इसके मुतल्लिका यूनियन काउंसिल, तहसील, म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या इसकी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुताबिक उस स्कूल में प्लेस किया जाएगा जहां वैकेंसी मौजूद हो। और सबसे अहम, ये अपॉइंटमेंट स्कूल स्पेसिफिक होगी, यानी आपको जिस स्कूल के लिए अपॉइंट किया गया है आपकी अपॉइंटमेंट उसी स्कूल से मुतल्लिक होगी। क्या ट्रांसफ़र हो सकते हैं? पॉलिसी के मुताबिक ये अपॉइंटमेंट नॉन ट्रांसफ़रेबल होगी, यानी सेलेक्टेड कैंडिडेट को ट्रांसफ़र का हक नहीं होगा, बल्कि सेलेक्टेड कैंडिडेट से रिटर्न अंडरटेकिंग भी ली जाएगी कि वो ट्रांसफ़र का मुतालबा नहीं करेगा और अपनी अपॉइंटमेंट की नेचर यानी जो एडाट नेचर को तस्लीम करेगा। ज्वाइनिंग के लिए कितने दिन होंगे ये बहुत ही अहम है। अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट 15 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं करता तो उसकी सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगी और फिर वो पोस्ट दोबारा एडवर्टाइज की जा सकती है। एक और अहम बात, नॉन वेटिंग लिस्ट शैल बी मेंटेन्ड, यानी वेटिंग लिस्ट मेंटेन नहीं होगी। अब डिग्री वेरिफिकेशन का मामला, सिर्फ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की डिग्रीज काबिल कबूल होंगे। पॉलिसी के मुताबिक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, BISE क्वेटा या HEC रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की डिग्रीज को कंसीडर किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट की डिग्री फेक या टेम्पर्ड निकली तो मामला इंतहाई संगीन होगा। पॉलिसी के मुताबिक FIR, लीगल एक्शन और गवर्नमेंट जॉब से 5 साल के डिसक्वालिफिकेशन तक कार्रवाई हो सकती है। और अगर डिग्री फेक या टेम्पर्ड साबित हो तो मुतल्लिका DRC के खिलाफ भी बीडा 2011 के तहत कार्रवाई का जिक्र पॉलिसी में मौजूद है। डुअल जॉब वालों के लिए भी अहम वार्निंग, अगर किसी कैंडिडेट के बारे में डुअल जॉब रिपोर्ट होती है तो पॉलिसी में सख्त कार्रवाई की बात की गई है। इसमें दोनों सर्विसेज से टर्मिनेशन और मजीद 3 साल के लिए गवर्नमेंट जॉब से बार करने का जिक्र है। लिहाजा कैंडिडेट्स को अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, सैलरी कितनी होगी? पॉलिसी के मुताबिक एडॉक पॉलिसी सैलरी के तहत होगी। इसमें BPS 17 का जो इनिशियल बेसिक पे और BPS 17 के इनिशियल बेसिक पे के बराबर एडॉक अलाउंस शामिल होगा। सैलरी पर हुकूमत के मुकर्रर स्लैब के मुताबिक इनकम टैक्स लागू होगा और पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ एडॉक अपॉइंटमेंट होने की वजह से सैलरी से कोई दूसरी डिडक्शन नहीं की जाएगी। लीव कितनी होगी? एडॉक अपॉइंटमेंट के पूरे पीरियड में 25 डेज लीव एडमिसिबल होगी और पॉलिसी के मुताबिक कोई दूसरी किस्म के लीव एडमिसिबल नहीं होगी। अब सबसे अहम बात, अपॉइंटमेंट कितने अरसे के लिए होगी? ये जॉब परमानेंट नहीं है। आमतौर पर एडॉक अपॉइंटमेंट की मुद्दत एक एकेडमिक ईयर से ज़्यादा नहीं होगी। अपॉइंटमेंट ऑर्डर में वाज़ेह तौर पर ड्यूरेशन लिखी जाएगी। ये ड्यूरेशन विंटर और समर जोन के एकेडमिक कैलेंडर के रिमेनिंग पीरियड को मद्देनजर रखते हुए मुकर्रर की जाएगी। प्रोमोशन कोटा के खिलाफ अपॉइंटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक एकेडमिक ईयर या प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड के रिकमेंडेड टीचर्स की अवेलेबिलिटी तक होगी। जो कंडीशन पहले पूरी होगी अपॉइंटमेंट इसी के मुताबिक हो सकती है। और दूसरा है डायरेक्ट कोटा के खिलाफ अपॉइंटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक एकेडमिक ईयर या BPSC के रिकमेंडेड नॉमिनीज अवेलेबिलिटी तक होगी। यानी अगर BPSC के रिकमेंडेड कैंडिडेट दस्तयाब हो गए, एडॉक अपॉइंटमेंट पहले भी ख़त्म हो सकती है। क्या एडॉक अपॉइंटमेंट एक्सटेंड हो सकती है? जी, लेकिन महदूद तरीके से। पॉलिसी के मुताबिक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस और वैकेंट पोस्ट्स की अवेलेबिलिटी की सूरत में एडॉक पीरियड सिर्फ एक मरतबा एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके लिए वाज़ेह की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs के मुताबिक परफॉर्मेंस देखी जाएगी। ये एक्सटेंशन सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए होगी। अगर एक मरतबा एक्सटेंशन के बाद मजीद एक्सटेंशन चाहिए तो मामला प्रोविंशियल कैबिनेट के सामने पॉलिसी के मुताबिक पेश किया जाएगा। परफॉर्मेंस कौन चेक करेगा? एडॉक टीचर की परफॉर्मेंस का एवालुएशन एड या प्रिंसिपल के कंसल्ट स्कूल टीचर करेंगे और इस इवालुएशन को डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी अप्रूव करेगी। अगर टीचर की परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री हो तो स्कूल एड मामला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ग्रुप यानी DEG को रिपोर्ट करेगा। DEG कंप्लेंट या रिपोर्ट पर गौर करेगा और फिर
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी यानी डीईए को नेसेसरी एक्शन के लिए रिकमेंडेशंस दे सकता है। इसमें एड हॉक सर्विसेज से रिमूवल भी शामिल हो सकता है और पॉलिसी के मुताबिक अगर डीईए ने डीईजी के रिकमेंडेशन पर टीचर को रिमूव कर दिया तो मजीद आखिर में सबसे अहम बात रेगुलराइजेशन। अब इस पॉइंट को बहुत गौर से समझ ले। पॉलिसी में बिल्कुल वाज़िया लिखा है कि एड हॉक अपॉइंटमेंट किसी भी सूरत में रेगुलराइज नहीं होगी, यानी ये जॉब फ्यूचर में ऑटोमेटिक रेगुलर या गवर्नमेंट जॉब में कन्वर्ट नहीं होगी। एडवर्टाइज ऑफिस लेटर और अपॉइंटमेंट ऑर्डर में भी ये क्लास वाज़ेह तौर पर शामिल किया जाएगा कि एड हॉक अपॉइंटमेंट किसी सूरत रेगुलराइज नहीं होगी। पॉलिसी में ये भी दर्ज है कि रेगुलराइजेशन के लिए इस एड हॉक अपॉइंटमेंट को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।